morning, student. Today going to start new chapter chemical equilibrium class 11। तो हम क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। कुछ क्लास 11 का फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ जो था चैप्टर्स वो कंप्लीट हो भी चुके हैं। चैप्टर था सम बेसिक केमिस्ट्री, वो कंप्लीट कर दिए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट कर दिए हैं और रिडॉक्स रिएक्शन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। बचा हुआ है आपका गैसेस स्टेट और बचा हुआ थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास में हम इक्विलिब्रियम क्लास लेंगे, तो एक क्लास में क्या करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। इस तरह से हम लोग करेंगे, अल्टरनेट क्लास करके हम लोग स्टडी कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स एक क्लास में, तो एक क्लास में इक्विलिब्रियम, एक क्लास में थर्मोडायनेमिक्स, एक क्लास इक्विलिब्रियम। इस तरह से खत्म हुआ। तो जो बच्चा हुआ गैसियस स्टेट वो भी सोचेंगे, देखेंगे, टाइम मिलेगा तो उसको भी क्या कर लेंगे, क्लास ले लेंगे। तो इक्विलिब्रियम में दो पार्ट में पढ़ना है। एक तो वो पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम आज से स्टार्ट कर देंगे। तो एक क्लास में आपका चलता रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स बहुत लंबा चैप्टर भी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि टाइम पर सही समाप्त हो जाए। कुछ भी अगर सिलेबस के अनुसार कुछ रिड्यूस भी किया तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ लेना है, ये सब देखते हुए चलना है। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट जो करेंगे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज जो स्टार्ट हुआ बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए कि ये तो जो भी एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, उसमें तो इनका क्वेश्चन रहता ही रहता है। और एक क्या कि इनका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अदर चैप्टर्स में भी यूज होते हैं। तो अदर चैप्टर्स में यूज होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर देखेंगे केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल जो रिएक्शन होंगे तो किस टाइप के केमिकल रिएक्शन होंगे, मतलब कि केमिकल रिएक्शन का हम लोग टाइप्स देखेंगे, किस टाइप का रिएक्शन है और कौन कौन, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या चेंजिंग हो देंगे, उनके कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम होंगे। इन सारी बातें हम लोग इनमें सीखेंगे, समझेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। तो केमिकल रिएक्शन में भी कैटेगराइज टू कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में हम लोग यहाँ करके पढ़ेंगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल और यहाँ पर देखेंगे रिवर्सिबल। दो टाइप करके हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के यहाँ पर। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि दोज रिएक्शन विच अकर इन ओनली वन डायरेक्शन। डेट मीन्स हुआ कि सिर्फ ये रिएक्शन जो होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होते हैं कंप्लीट। तो इस टाइप के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन का अगर तो एक्सप्लोजन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, सम मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन, ये जितने भी टाइप के जो एग्जांपल्स दिए इरिवर्सिबल रिएक्शन का है। ये जो रिएक्शन होते हैं सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, दो रिएक्शन विच अकर इन टू डायरेक्शन, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं टू डायरेक्शन में,
फर्स्ट डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फिर फॉरवर्ड होते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। अब हम इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। देखिए तो अगर लिक्विड का इवापोरेट करेंगे, लिक्विड का अगर इवापोरेट करेंगे तो देखिए तो लिक्विड वेपर में चेंज होंगे और वेपर के फिर क्या करेंगे, ठंडा कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे, कंडेंसेशन करना स्टार्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, फिर लिक्विड में मिल जाएंगे। तो इस तरह से इवापोरेशन जो फिनोमेना है तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं, आयनिक रिएक्शन करने का मतलब कि आयन का फॉर्मेशन होना। जैसे NaCl को अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस फिर जुटकर क्या हो जाएगा, NaCl दे देगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब आयनिक रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर बात करते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होगा, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, फिर उसको ठंडा कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड जो सॉलिड में चेंज होगा। तो मेल्टिंग जो भी, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। अनदर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ SO3, प्रोडक्शन ऑफ HI, ये जितने भी प्रोडक्शन है सबको होंगे, प्रोडक्शन ऑफ PCl5, ये सब जो होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के टाइप्स होंगे। तो हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में देख लेंगे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट्स भी कर लेते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या देखें, इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which only occur in forward direction। मतलब कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही रिएक्शन होते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ होते हैं, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो इनका जो एग्जांपल्स होंगे तो एक्सप्लोजन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, some many biochemical reaction, केमिकल रिएक्शन। अगर एक्सप्लोजन जैसे कि बम का फटना, एक्सप्लोजन होते हैं, अगर एक बार बम फट गया तो फिर दोबारा क्या वो वापस बम नहीं बनेगा, वापस नहीं होगा, तो एक्सप्लोजन हो गया। कंबशन, पेट्रोल के जलना, कोल के जलना, पेपर के जलना, ये क्या कंबशन है। अगर एक बार पेट्रोल के जला लीजिए फिर पेट्रोल वापस नहीं होगा, एक बार पेपर को जला दीजिए फिर वो वापस नहीं हुआ, तो क्या है, ये कंबशन रिएक्शन है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि मतलब एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस का जो रिएक्शन होते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एक बार सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया तो फिर सॉल्ट प्लस वाटर मिलकर एसिड और बेस नहीं मिलेगा। फिर बायोकेमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे तो बायोकेमिकल रिएक्शन में हम लोग तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कार्ड, हम लोग कन्वर्जन देखते हैं किसका, तो मिल्क देखते हैं कि मिल्क जो है उनका कन्वर्जन किस में होता है, कार्ड में होता है, तो क्या फिर कार्ड फिर वापस मिल्क में नहीं होता। तो इन सच ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के सब एग्जांपल्स है। नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, तो दो डायरेक्शन में होते हैं, इनके टू डायरेक्शन होते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस which occur in two direction। रिएक्शन क्या होता है, टू डायरेक्शन में होता है कंप्लीट।
टू डायरेक्शन कहने का मतलब एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन होते हैं। इनके जो एग्जांपल्स क्या लेते हैं, तो अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड मतलब जिसका इवापोरेट हो, मेल्टिंग, मेल्टिंग हो गया, प्रोडक्शन ऑफ NH3, प्रोडक्शन ऑफ SO3, प्रोडक्शन ऑफ PCl5, प्रोडक्शन ऑफ HI एक्सेट्रा। ये सब क्या प्रोडक्शन जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं। जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो सभी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। आयनिक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये सब क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम इस चैप्टर में हम कंसर्न करने वाले हैं सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, इनका रिएक्शन हम बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इनको हटा ही देते हैं, इनको बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये हम लोग रिएक्शन को नहीं देखने वाले हैं, ये रिएक्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ कंसर्न कौन करेंगे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को भी में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है होमोजीनियस और सेकेंड जो कैटेगरी है हेट्रोजीनियस। तो अब होमोजीनियस, यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, होमोजीनियस के मतलब होगा कि इनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। होमोजीनियस में क्या कि जितने भी ऑल रिएक्टेंट्स और एंड ऑल प्रोडक्ट्स सेम फेज सिंगल फेज में होंगे तो क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस रिएक्शन कहलाएंगे। मे बी होमोजीनियस लिक्विड, मे बी होमोजीनियस गैस, मे बी होमोजीनियस सॉलिड। दूसरा इनको है हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो 2 और मोर स्टेट होंगे तो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस कहलाएंगे। हेट्रोजीनियस में भी लिक्विड फेज और हेट्रोजीनियस में भी गैस फेज। तो लिक्विड फेज में और गैस फेज में होंगे। तो नाउ हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को मे बी 2 कैटेगरी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन दो टाइप का हम लोग देखेंगे, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकेंड हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो होमोजीनियस में क्या हम लोग करने वाला कि जो मतलब कि रिएक्शन इन व्हिच सिंगल स्टेट ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो स्टेट होंगे और सिंगल अगर स्टेट में है, सिंगल फेज में है तो क्या करेंगे, होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस reactions are so in which reaction in which
only one phase ऐसा लिखते हैं इसको इस टाइप से लिखते हैं। होमोजेनियस रिएक्शंस में हम लोग लिखेंगे रिएक्शंस इन विच all the reactants and products in same phase is called homogeneous reaction। homogeneous reaction में हम लोग क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मतलब जो फेज होते हैं सेम फेज होते हैं। सेम फेज करने के मतलब कि मतलब लिक्विड है तो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे प्रोडक्ट्स वो लिक्विड में होंगे, और गैस फेज की बात करेंगे तो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, सबके सब गैस फेज में होंगे। और जो सॉलिड के फेज की बात करेंगे तो जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे मॉलिक्यूल सबके सब किस में होना चाहिए, तो सॉलिड में होना चाहिए। तो क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। तो होमोजीनियस को हम क्या बात कर सकते हैं, ईथन। तो होमोजीनियस में भी गैस फेज में भी लिक्विड फेज में भी सॉलिड फेज में भी सॉलिड फेज, ये जो भी होंगे मतलब उनके जो फिजिकल स्टेट होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, वो क्या होंगे, या तो गैस फेज में होंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं सबके सब गैस में होना चाहिए। लिक्विड फेज का मीन्स क्या हुआ कि लिक्विड फेज का मीन्स हुआ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड फेज में होना चाहिए। सॉलिड फेज का मीन्स क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में होना, सॉलिड फेज में होना चाहिए, सॉलिड फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। तो क्या कहलाएंगे, इस टाइप के रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नाउ हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच reactants and products two or more phase मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में मतलब दो या दो से अधिक फेज हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। तो इनको दो फेज में हम लोग देखेंगे। ये जो होमो हेटेरोजीनियस जो होंगे ये दो फेज में होंगे। फर्स्ट फेज होंगे गैसेस फेज और सेकंड जो होंगे लिक्विड फेज होते हैं। तो में भी गैस फेज का मीन्स हुआ क्या कि गैस में भी रिएक्ट विथ गैस में भी रिएक्ट विथ सॉलिड और गैस में भी रिएक्ट विथ लिक्विड। तो अगर गैस सॉलिड के साथ रिएक्ट करा या गैस लिक्विड के साथ रिएक्ट करा या गैस के साथ रिएक्ट करा तो ये फेज क्या कहलाता है, गैसेस फेज कहलाते हैं, गैस फेज कहलाते हैं। तो गैस जो होंगे तो गैस में भी लिक्विड, गैस में भी सॉलिड और गैस में भी एनी अदर गैस। तो एक जो फेज होंगे तो गैसेस फेज कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, गैसेस फेज कहलाएंगे। सेकेंड जो है लिक्विड फेज होते हैं। लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज का मतलब कि
इनमें गैस की एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए। अगर एक भी मॉलिक्यूल्स हो गए हैं तो लिक्विड फेज न कहलाते, गैस फेज कहलाते हैं। तो इसमें जो भी फेज होंगे तो लिक्विड और सॉलिड के बीच जो भी रिएक्शन होंगे तो क्या कहलाएंगे, लिक्विड फेज कहलाएंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट बात कि लिक्विड फेज में गैस के एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए। अगर एक भी मॉलिक्यूल्स है तो लिक्विड फेज नहीं कहलाकर तो क्या कहलाएंगे, गैस फेज कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगर लिक्विड फेज की बात करेंगे तो लिक्विड जो है सॉलिड के साथ रिएक्शन होंगे तो लिक्विड फेज कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, लिक्विड फेज कहलाएंगे, गैस फेज नहीं कहलाएंगे। अगर गैस के एक भी मॉलिक्यूल्स हो जाते तो यहाँ पर गैस फेज ना कहकर, सॉरी लिक्विड फेज ना कहकर गैस फेज कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या देखिए, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग को फिजिकल स्टेट तो अच्छी तरह से होना चाहिए। अब 9th क्लास में पढ़े स्टेट ऑफ मैटर, तो 3 तरह का स्टेट ऑफ मैटर, तो उसी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम करें। कोई नए टर्म्स हम यूज नहीं करने वाले कि कोई नया चीज नहीं है देखने को मिल रहा है। जो गैस, लिक्विड और सॉलिड है तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इस चैप्टर में हम लोग केमिकल जो चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, तो इसमें हम लोग एक नए टर्म की इंट्रोड्यूस करने वाले, नए टर्म को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। सिर्फ इसी चैप्टर में पहली बार सीख रहे हैं, इससे पहले किसी और चैप्टर में नहीं सीखे थे। तो और जो टर्म क्या है, तो टर्म है एक्टिव मास। तो हम लोग यहाँ पर एक्टिव मास क्या होता है तो यहाँ पर सीखेंगे एक्टिव मास क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग मेजर करते हैं। तो एक्टिव मास, तो देखेंगे एक्टिव मास। एक नया टर्म यूज होने वाला है इस चैप्टर में, इससे पहले तो नहीं सीखे हैं। तो एक्टिव मास क्या होता है, तो दोज मास इन विच, मतलब कि दोज मास इन विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन या इन्वॉल्व इन रिएक्शन, सच मास इज कॉल्ड एक्टिव मास। मतलब कहने का मतलब क्या कि वैसा मास जो रिएक्शन क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, या रिएक्शन के क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। जो मास रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, या जो मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा, या जो मास रिएक्शन में एक्टिव होगा, वो क्या कहलाएगा, एक्टिव मास कहलाएंगे। वो ये मास क्या कहलाएंगे, एक्टिव मास कहलाएंगे। अगर सिंपल से अगर एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं, देखिए एक्टिव मास को कैसे समझा। अगर आपके पास एक लिक्विड लिए हुए हैं, वाटर, सपोज के एक कंटेनर में वाटर लिए हुए हैं, उस वाटर कंटेनर में शुगर का एक दाना उसमें डाल देते हैं, तो क्या रिएक्शन आसानी से हो जाता है, मतलब कि डाले और क्या रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है कि कंप्लीट नहीं होता है, आसानी से रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन में क्या होता है कि जो अगर हम देखिए तो इस कंटेनर में क्या लिए हुए थे, लिक्विड लिए हुए थे, ऐसे में डाल देते हैं। तो देखिए तो जो शुगर को देखते हैं तो शुगर में एक चीज सुक्रोज होते हैं। तो आप देखिए तो ये वाटर जो होते हैं लेयर बाय लेयर में है, वाटर क्या होता है, लेयर बाय लेयर। उसी प्रकार जो सॉलिड है, जो शुगर है, वो लेयर बाय लेयर से बने हुए हैं। तो अगर पहला देखिए क्या हो रहा है कि शुगर के फर्स्ट लेयर जो है, जो मोस्ट टॉप जो लेयर होते हैं, वो पहले क्या करेंगे, मतलब वाटर के फर्स्ट लेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। फिर इसके बाद फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर जो होंगे वो क्या करेंगे,
वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, थर्ड लेयर, इसके बाद फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, इस तरह से पूरे सुक्रोज के लेयर क्या करेंगे, एक करके इंटरेक्ट करेंगे। तो जो लेयर, जो सरफेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसी का जो मास होंगे दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास कहलाएंगे। जो सुक्रोज का लेयर का जो मास होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्टिव मास कहलाएंगे। कौन सा लेयर के, जो टॉप मोस्ट लेवल का जो लेयर होते हैं, जो ऊपर के सबसे बारीक पार्ट का लेयर होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक्टिव मास कहलाएंगे। बाकी तो इंटरेक्ट नहीं करेगा, इनके बीच में कोई प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, एक्टिव ही नहीं रह पाएगा वो मास को एक्टिव मास नहीं कहेंगे। कौन सा मास को कहेंगे, जो मास रिएक्शन में एक्टिव रहेगा, जो मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो मास रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो इसी मास को क्या कहेंगे, एक्टिव मास कहेंगे। क्लियर, एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास को। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाएंगे, एक्टिव मास। अगर ये रिएक्टेंट है, मतलब रिएजेंट है एक तरह का, ये क्या, रिएजेंट ऑफ ए, ये क्या रिएजेंट है, रिएजेंट है, ये क्या रिएजेंट है, ये क्या। तो अगर इसको एक्टिव मास के फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो एक्टिव मास का फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये अगर ऐसे लिखिए तो क्या करेंगे, एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट ऑफ ए, ये का क्या लिखा गया, एक्टिव मास लिखा गया। क्या किसका लिखा गया, तो देखिए ए को अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दे तो क्या कहेंगे, एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट ऑफ ए का क्या हुआ, एक्टिव मास कहलाएंगे। अगर बी कोई अगर बी होता तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्टिव मास का फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं और बी को लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे तो क्या कहेंगे, अभी क्या इसको क्या कहेंगे, एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट ऑफ बी क्या कहलाएंगे। को अगर बी को इस प्रकार से लिखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट ऑफ बी, ये तो एक्टिव मास लिखें। ठीक है, अगर लिक्विड का एक्टिव मास लिखना होता, गैस का एक्टिव मास लिखना होगा, सॉलिड का एक्टिव मास लिखना होगा, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम एक करके देखेंगे कि गैस का एक्टिव मास कैसे लिखा जाता है, लिक्विड का एक्टिव मास कैसे लिखा जाता है, और सॉलिड का एक्टिव मास कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट एक्टिव मास गैस का एक्टिव मास लिख रहे हैं, तो गैस के बारे में और इंफॉर्मेशन इधर देते हैं। क्या होता है, गैस का जो एक्टिव मास तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स। देखिए तो गैस का एक्टिव मास क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, नंबर ऑफ मोल्स के होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि देखिए तो एक बड़ा कंटेनर लेते हैं, उसमें गैस लिए हुए हैं, तो बड़ा कंटेनर में लेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलिजन कर देंगे, कोलाइड करते हुए रहेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स कोलिजन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो ये उसी मॉलिक्यूल्स का जो मास होंगे वो क्या करेंगे, एक्टिव मास कहलाएंगे। तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में हम लेंगे गैस, उतने ही क्या करेंगे, उनका एक्टिव मास ज़्यादा हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में क्या हुआ, कोलाइड होंगे, टकराव होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से जो एक्टिव मास ऑफ गैस का
बढ़ जाता है। तो एक्टिव मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम मीन्स क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, तो बड़ा कंटेनर लिए और गैस लिए हुए, गैस का मॉलिक्यूल क्या है, कोलिजन तो हो रहे, लेकिन जितना बड़ा कंटेनर लेंगे, बड़ा से बड़ा कंटेनर लेंगे, तो उनके बीच में जो कोलिजन हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। जैसे जैसे कंटेनर को छोटा करते चले जाइएगा, छोटा कीजिएगा, वैसे वैसे जो कोलिजन जो है वो कोलिजन का रेट जो है बढ़ जाएंगे। मतलब कि कोलिजन का रेट बढ़ेगा, दैट मीन्स हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जो मास है वो टकराव ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्टिव होंगे। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स के जितने एक्टिव होते हैं वो ये क्या कहलाता है, एक्टिव मास कहलाते हैं। इसलिए वॉल्यूम बढ़ने से, वॉल्यूम को बढ़ाने से जो कोलिजन है वो कम जाते हैं, कोलिजन होने के जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाते हैं। वॉल्यूम को कम करने से जो कोलिजन का संभावनाएं हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे वॉल्यूम को कम करेंगे वैसे वैसे कोलिजन्स बढ़ते चला जाएंगे, एक्टिव होते चला जाएंगे मास। तो इसी तरह से एक्टिव मास तो क्या होंगे, वॉल्यूम। तो ये दोनों को अब रिलेट कर देते हैं तो एक नया मिलेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, इसी को अदर टर्म में लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन के बारे में। तो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या कहलाता, कंसंट्रेशन करता। तो गैस का जो एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस। तो एक्टिव मास हम लोग क्या करेंगे कि गैस का जो एक्टिव मास लेना हुआ तो क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ गैस का कंसंट्रेशन यूज करने वाला है। तो यहाँ पर जो गैस का एक्टिव मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस। एक बात और याद रखिएगा कि गैस जो यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, इट में reacting with any other gas, liquid or solid and solid अगर जो इट में रिएक्टिंग विथ एनी अदर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो उनके सिर्फ एक्टिव मास लेना हो, किसी से रिएक्ट करे। अगर में भी गैस से करेगा, गैस लिक्विड्स करेगा या गैस सॉलिड्स करेगा, उनकी कंसंट्रेशन ही क्या कहलाएंगे, एक्टिव मास कहलाएंगे। तो जब भी अगर गैस का एक्टिव मास लेना होगा तो याद रखिएगा कि एक्टिव मास क्या होंगे, तो कंसंट्रेशन ही लेना पड़ेगा उस गैस का। ये में भी होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस होता है। में भी इट में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कुछ भी होगा, लेकिन जब भी हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ गैस का तो क्या लेना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, एक्टिव मास ऑफ गैस का पूछेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस का, वो होमोजीनियस फेज में हो या हेट्रोजीनियस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात और समझाना चाहते हैं, जो गैसेस स्टेट में पढ़ना है, गैसेस स्टेट में एक पढ़ना है तो इन्वर्सनल गैस इक्वेशन, तो इसी से रिलेटेड करते हैं इनका, कि अगर एक्टिव मास गैस में है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर PAVNART ये क्या, एक इन्वर्सनल गैस इक्वेशन है। जब गैसेस स्टेट हम स्टार्ट करें तो वहां पर इक्वेशन को देखेंगे, क्या इन्वर्सल गैसियस इक्वेशन है। इसको हम चेंज करके लिखते हैं PANA/VRT।
पी ए क्या, ये देखिए आर टी कॉन्स्टेंट होते हैं, आर टी क्या होता है, कॉन्स्टेंट है। और एन क्या, तो एन बता नंबर ऑफ मोल्स, और भी क्या वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कहलाएंगे। तो ये टर्म को हम लिखते हैं पी ए आर टी। दैट मीन्स हुआ कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए जो इक्वल होंगे, किसके इक्वल, ए तो कांस्टेंट है, ए वैल्यू क्या कांस्टेंट है, ए वैल्यू कांस्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर ए इक्वल होंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए के, पार्शियल प्रेशर ए जो बराबर किसके होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो यहाँ पर लेट कर लिखते हैं। तो क्या हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। इस तरह से मतलब कि जब भी हम बात करेंगे अगर एक्टिव मास गैस का, तो या तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस लेना होगा या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये एक्टिव मास ही गैस का कहलाएंगे। अनदर एक्टिव मास नहीं होंगे गैस का। अब गैस का जब भी अगर एक्टिव मास अगर लेना है तो क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये दोनों याद रखिएगा। ये होता है गैस का एक्टिव मास। अब लिक्विड का एक्टिव मास कैसे लिखेंगे, सॉलिड का एक्टिव मास कैसे लिखेंगे, नाउ देखते हैं। इसको अच्छी तरह से वीडियो को रोक रोक कर इसको सीखिए, समझिए। जितना ज्यादा समझिएगा उतना ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके अदर टर्म्स में, अदर जो पार्ट पढ़ाएंगे इसमें तो यूज होने वाले हैं। तो एक्टिव मास लिक्विड, हम किसका लिखने वाला है, एक्टिव मास लिक्विड का। तो एक्टिव मास लिक्विड क्या लिखे हैं, तो अगर देखिए दो तरह का, अगर एक्टिव मास गैस के साथ अगर है, रिएक्टिंग है, मतलब लिक्विड और गैस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, या लिक्विड अगर सॉलिड के साथ हो रहा, तो दोनों का एक्टिव मास देखते हैं कि गैस के फेज में क्या होगा और सॉलिड के फेज में क्या होगा। तो फर्स्ट हम करते हैं तो एक्टिव मास लिक्विड का लिखना है। तो देखिए तो एक्टिव मास लिक्विड की क्या होगा, तो एक्टिव मास लिक्विड का होता है कंसंट्रेशन, किसके होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, इसको समझते हैं टर्म को। अगर देखिए तो यहाँ पर ये देखिए तो एक लिक्विड क्या है फेज, और ऊपर में क्या है, एक गैस का फेज बना रहे हैं। तो देखिए तो एक कंटेनर लिए, एक लिए कंटेनर, ये लिक्विड हो रहा है, ऊपर में क्या है, गैस है। तो देखिए तो मतलब यहाँ पर एक्टिव देखिए तो गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, तो जितना बड़ा देखिए हम वेसल इसमें बड़ा लिए, इसमें वेसल छोटा लिए हैं। तो देखिए तो ऊपर वाला सरफेस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये गैस के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। गैस के मॉलिक्यूल किसके साथ, तो लिक्विड के जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसी के साथ गैस का इंटरेक्ट हो रहा। अदर
में अदर जो सरफेस है, अदर जो लेयर है, उनके साथ किसी प्रकार का इंटरेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो भी होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। यहाँ पर देखिए जो ये जो सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड का, उसी के साथ गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर एरिया निकालिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर एरिया निकालिएगा, पर एरिया या नंबर ऑफ मोल्स पर एरिया निकालिएगा, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब कंटेनर बड़ा रखिए या कंटेनर छोटा रखिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर एरिया, तो ये क्या करेंगे, ये वॉल्यूम हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स और जो एरिया पर एरिया जो है, यूनिट एरिया जो है, ये क्या है, एक तरह का वॉल्यूम है। तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या कहलाते हैं, कंसंट्रेशन कहलाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इट मे बी रिएक्टिंग विथ गैस के साथ, मतलब कि लिक्विड और गैस के साथ करा तो उनके जो एक्टिव मास होते हैं वो क्या होगा, कंसंट्रेशन होते हैं। तो लिखेंगे एक्टिव मास जो होंगे लिक्विड के जो एक्टिव मास किसके होंगे, कंसंट्रेशन का। यार क्या है, इट मे बी reacting with any other याद रखिए कि जब भी गैस के साथ अगर रिएक्शन हो, इंटरेक्शन होगा, तो क्या एक्टिव मास जो होंगे लिक्विड का वो होंगे कंसंट्रेशन होंगे। अगर सॉलिड के साथ इंटरेक्ट होता तो देखिए, तो सॉलिड के साथ इंटरेक्ट होगा तो जो लिक्विड का होंगे वो कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सॉलिड का सिर्फ वो सरफेस जो पार्ट होते हैं वो ये क्या करते हैं, लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो सॉलिड के जो सरफेस होंगे और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल के सरफेस है उनके बीच में ही सिर्फ इंटरेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि जो लिक्विड का एक्टिव मास होंगे, लिक्विड के एक्टिव मास अगर हम बात करेंगे सॉलिड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा कि जो एक्टिव मास होंगे वो कांस्टेंट आते हैं। क्या आएंगे, कांस्टेंट इक्वल टू 1। ये क्या हुआ, इट मे बी रिएक्टिंग विथ सॉलिड। याद रखिए जब भी सॉलिड के साथ होगा लिक्विड होगा तो उसका जो एक्टिव मास होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होंगे। कांस्टेंट होते हैं जो 1 लिया जाता है, तो 1 लिया जाता है। अब हम लिखते हैं जो आपका तीसरा है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड। सॉलिड का एक्टिव मास लिखते हैं, तो सॉलिड का अगर एक्टिव मास लिखेंगे तो कांस्टेंट होते हैं। याद रखिएगा कि सॉलिड का एक्टिव मास जो होते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसी को सॉलिड का अगर एक्टिव मास जो होते हैं 1 इक्वल के बराबर है। इट मे बी रिएक्टिंग विथ any गैस और लिक्विड। या सॉलिड भी कर सकते हैं यहाँ पर, और सॉलिड इनके जो एक्टिव मास होंगे याद रखिएगा कि कांस्टेंट होंगे, जो हम लोग जनरलाइजेशन में 1 लिया जाता। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए एक्टिव मास निकालने के, लिक्विड का एक्टिव मास निकालने के लिए क्या लिखे, गैस का एक्टिव मास निकालने के लिए और सॉलिड का एक्टिव मास निकालने के लिए सीख लिए। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव मास कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, क्योंकि जब भी रिएक्शन देखेंगे तो क्या हुआ कि वहां पर अगर देखें एक बात और समझिए कि जब भी रिएक्शन दिया और उनके फिजिकल स्टेट नहीं दिए हुए हैं,
तो अगर फिजिकल स्टेट नहीं दिया तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, उनके फिजिकल स्टेट को लिख लेना है। यहाँ पर देखिए, अगर ए जो है बी के साथ रिवर्सिबल है, देखिए रिवर्सिबल रिलेशन को साइन रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हाफ एरो से रिप्रेजेंट करिए, या ए प्लस इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, दोनों आपका सेम, लेकिन डबल एरो होना चाहिए। तो यहां पर दिया तो ए प्लस बी से रिएक्शन कर सी प्लस डी दिया है, तो ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए का फिजिकल स्टेट पहले मेजर कर लेंगे कि ए किस स्टेट में है, बी किस स्टेट में है, सी किस स्टेट में और डी किस स्टेट में है। अगर सबका फिजिकल स्टेट होगा तो उनके एक्टिव मास लिख सकते हैं। लिक्विड का अगर होगा तो एक्टिव मास होगा, अगर लिक्विड गैस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन होगा, अगर लिक्विड सॉलिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका एक्टिव मास 1 होगा। अगर लिक्विड एक्टिव मास गैस का पूछेगा तो देखेंगे किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो पहला हम एक्टिव मास देखें कि गैस का किसी के साथ रिएक्ट करेगा, या मे बी सॉलिड हो सकता है, मे बी गैस हो सकता है, मे बी लिक्विड हो सकता है। उनका जो एक्टिव मास होता है तो कंसंट्रेशन होते हैं या तो पार्शियल प्रेशर होते हैं, दो तरह का एक्टिव मास लिख सकते हैं। अगर सॉलिड का एक्टिव मास अगर लिखना होगा तो वो किसी भी गैस के साथ रिएक्ट करेगा या लिक्विड के साथ करेगा, उनके जो एक्टिव मास होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जो वैल्यू 1 लिया जाता है। इस तरह से हम लोग एक्टिव मास लिख लेंगे। अगर एक्टिव मास लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन का एक्टिव मास लिखना होगा तो ये क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए इस प्रकार से बी, तो एक्टिव मास ऑफ बी, तो एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। इस तरह से हम लोग एक्टिव मास लिखते हैं। नाउ सेकेंड जो आपकी जो क्लास होंगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए मास एक्शन को एक्टिव मास मतलब जो हम मास जो यूज करें वो डेट इज एक्टिव मास यूज करेंगे। तो हम नेक्स्ट जो क्लास होंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि लॉ ऑफ एक्टिव मास मतलब कि मास एक्शन कैसे लागू किया जाता है, कैसे हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आज की क्लास 10 मिनट के बाद